नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम 17 मार्च यानी कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे और हमने अभी तक अपनी जो है यूपी पीसीएस स्पेशल जो प्रीलिम्स क्लास है करंट अफेयर की उसकी 3 क्लास हम लोगों ने कर लिया है, यानी कि हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया है। आज हम उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम नेशनल के साथ साथ दोस्तों इंटरनेशनल करंट अफेयर को इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और कुछ और भी चीजें जैसे कि डेट एंड थीम्स भी देखने की कोशिश करेंगे, जहां से संबंधित आपके एग्जाम में हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए। सेशन को आप सब लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि जब भी आप सेशन को अटेंड कर रहे हो, चाहे अभी चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठना जरूर जो है पेन लेकर के बैठे, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये वन लाइनर फैक्ट्स है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है वन लाइनर फैक्ट्स के अकॉर्डिंग हम चीजों को बताएंगे और साथ ही साथ ठीक है इसमें जो कुछ भी और इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी वो आपको पीडीएफ में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इसलिए जो है आप कोशिश करिएगा जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीजें जो बताऊंगी उनको आप लिखते हुए चलिएगा। ठीक है, और इस तरीके से आपकी एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएगी और आपको अपने एग्जाम के 1-2 दिन पहले रिवीजन करने में काफी सहूलियत मिलेगी। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते का नवीकरण नहीं करने की घोषणा किया है। तो देखिए यहाँ पे एक समझौता हुआ था मालदीव के साथ। ठीक है, भारत और मालदीव के बीच में ध्यान रखिएगा हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता हुआ था। दोस्तों कब हुआ था? 2019 में हुआ था। और जैसा कि आज की नई सरकार आई है, ठीक है, किसके नेतृत्व में? तो ठीक है मेजुक के नेतृत्व में वहां पे जो है नई सरकार आई। यानी कि अगर हम देखें तो ये है दोस्तों नए जो है मालदीव की ठीक है प्रेसिडेंट, और ये काफी ज्यादा कहा जाता है प्रो चाइना है। ठीक है, और इन्होंने आते ही ठीक है जनरली वहां पे जो एक परंपरा रही थी या फिर देखा जाता था कि जब भी मालदीव में नई सरकार बनती थी कि वो पहली यात्रा क्या करते थे दोस्तों, यहाँ पे यानी कि भारत की करते थे। लेकिन इस बार देखा गया कि मोहम्मद मोइजू जो है वो पहले चाइना गए, फिर उसके बाद तुर्की गए, लेकिन अभी तक भारत नहीं आए। तो इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं किया, इसी में से एक घोषणा जो है दोस्तों ये हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते का रिन्यूअल करना था, जिसको अब इन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया है। और ये जो सर्वेक्षण है दोस्तों ये किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण ठीक है समझौता, यानी कि हाइड्रोग्राफी मतलब एक तरीके से समुद्र के अंदर सर्वेक्षण करना। ठीक है, तो यहाँ पे सोनार तकनीकी का ये प्रयोग करता था। आपने सोनार ठीक है, रडार का भी आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, सोनार का भी आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक है, सोनार का क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा साउंड, ठीक है, साउंड नेविगेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा साउंड ठीक है नेविगेशन और ठीक है एंड रैंकिंग, ये इसका फुल फॉर्म है, आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, ये पूछा भी जाता है और जनरली पूछा जाता है कि सोनार तकनीकी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे मालदीव की लोकेशन है जो कि हिंद महासागर में स्थित ये छोटा सा ठीक है द्वीपीय देश है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है मालदीव जिसकी कैपिटल है दोस्तों ठीक है माले। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल के बारे में भी आपसे पूछता है। 8 डिग्री जो चैनल है दोस्तों ये मिनिकॉय जो कि आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड दोस्तों लक्षद्वीप का एक भाग है। मिनिकॉय आइलैंड को ठीक है मालदीव से जो है अलग करता है। और यहाँ पे 9 डिग्री जो चैनल है ठीक है मिनिकॉय को ठीक है लक्षद्वीप से अलग करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है और ये ध्यान रखिएगा कि मालदीव कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये हिंद महासागर में स्थित ये देश है। यहाँ पे स्टेट पाक स्टेट देख रहे हैं जो कि किन देशों के बीच में स्थित है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक स्टेट जो कि किसको जोड़ता है दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार को बे ऑफ बंगाल से ठीक है कनेक्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दोस्तों लिथियम के भंडार की खोज की गई है। बहुत बड़े लिथियम के भंडार की खोज की गई है। ये किया गया है यूएसए का दोस्तों एक प्रांत है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, जिसकी आप लोकेशन यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कैलिफोर्निया में एक साल्टन सी है दोस्तों, जहां पे आप ये देखिए लोकेशन देखिए ये साल्टन सी है। और इसी साल्टन सी में लिथियम के सबसे बड़े भंडार की अभी तक की खोज की गई है। ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दक्षिण यानी कि साउथ कैलिफोर्निया में स्थित साल्टन सी है। ठीक है, और ये देखिए यूएसए का पार्ट है। ये किससे किससे अपनी सीमा को कनेक्ट करता है, कैलिफोर्निया तो अरिगोनो से करता है, ठीक है, नेवाडा से करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है एरिजोना से करता है और मैक्सिको से करता है। मैक्सिको की इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। ठीक है,
लिथियम क्या है दोस्तों, ये एक अलौह तत्व है, ठीक है, और ये एक नरम भी होता है और चांदी जैसा सफेद, ठीक है, चांदी सफेद क्षार धातु होता है। और ये चूंकि ये जो रिचार्जेबल बैटरीज होती है जिनको रिचार्ज किया जाता है, जैसे कि आपके इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में इस्तेमाल होने वाली बैटरी, जो आपके मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली बैटरी, उसमें जो है लिथियम का बहुत बड़ा, ठीक है, इस्तेमाल किया जाता है। और जिस कारण से चूंकि इसकी अधिक मांग है ठीक है, रिचार्जेबल बैटरी में, तो इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, सफेद सोना कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस धातु को जो है यहाँ पे, ठीक है, सफेद सोना कहा जाता है, तो लिथियम को कहा जाता है। अभी हमने ये भी बात किया था दोस्तों, भारत के जम्मू कश्मीर में भी दोस्तों, ठीक है, लिथियम भंडार की खोज की गई थी। चलिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, जो लोग डे 1 से वीडियो को देख रहे हैं आप वो मुझे बताइए कि किस प्रांत में, ठीक है, जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में, ठीक है, ये जो है लिथियम भंडार की खोज की गई, आप मुझे बताइए। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए भाई सर्वाधिक लिथियम उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों, तो पहले देखिए ये उत्पादक देश है, तो पहले स्थान पे ऑस्ट्रेलिया आता है, दूसरे स्थान पे चिली है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे अर्जेंटीना है, फिर जिम्बाब्वे। लेकिन अगर भंडार की बात किया जाए तो तब यहाँ पे, ठीक है, चिली आ जाता है। सर्वाधिक जो भंडार है वो चिली में है, लेकिन उत्पादन जो होता है वो ऑस्ट्रेलिया में। और भंडार के मामले में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया जो है वो दूसरे स्थान पे आ जाता है, फिर अर्जेंटीना। देखिए आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों लिथियम ट्राइंगल जो है कौन सा है। देखिए हमने अभी बताया कि चिली में सर्वाधिक भंडार पाया जाता है लिथियम का, और यहाँ पे बोल्विया में भी पाया जाता है, अर्जेंटीना में पाया जाता है। और ये दोस्तों साउथ अमेरिका की कंट्री है, ठीक है, साउथ अमेरिका की कंट्री है। और ये जो 3 देशों को मिला करके, चिली, अर्जेंटीना, बोल्विया जो कि पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री है, इस तीनों देशों को मिला करके, क्षेत्रों को मिला करके लिथियम ट्राइंगल बनता है। आपसे ये भी पूछा जाता है कि लिथियम ट्राइंगल में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। और साल्टन सागर के बारे में ये भी पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा साल्टन सी किस देश में है दोस्तों, तो यूएसए में। यूएसए में भी किस प्रांत में दोस्तों, कैलिफोर्निया में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि, यानी कि पॉइंट है यहाँ पे कि सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 में चीन, भारत और नेपाल की परियोजनाओं को अवार्ड ज्यूरी द्वारा स्वीकार किया गया। तो कितनी परियोजनाओं को, जो कि चीन, भारत और नेपाल की वो परियोजना है जिनको अवार्ड ज्यूरी द्वारा स्वीकार किया गया है, ये 12 परियोजनाएं, ठीक है। कितनी परियोजनाएं हैं, ये 12 परियोजनाएं हैं आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें से कितनी परियोजनाओं में जो भारतीय, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कितनी भारतीय परियोजनाओं ने जो है पुरस्कार हासिल किया है, तो यहाँ पे जो भारतीय परियोजनाओं ने 7 पुरस्कार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 7 पुरस्कार जो है यहाँ पे हासिल किया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, देश ने सभी इजराइल के मालवाहक जहाजों पर प्रतिबंध, ठीक है, लगा दिया है। तो किस देश ने दोस्तों लगा दिया है जो है इजराइल के सभी जो है मालवाहक जहाजों पर, तो मलेशिया ने दोस्तों जो है सभी मालवाहक जहाजों पर क्या कर दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। और ध्यान रखिएगा ये कौन कौन से मालवाहक जहाज है, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, चलिए ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट इससे भी ज्यादा हो जाता है मलेशिया की लोकेशन। देखिए इसी के साथ साथ जो भी अंतरराष्ट्रीय देश जो है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में हम ज्यादा स्पेशली जो है आपकी जियोग्राफिकल लोकेशन एग्जाम में पूछी जाती है। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको, ठीक है, इसमें जो है चूंकि आज हम इंटरनेशनल को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो हम जितने भी मैप आएंगे कंट्रीज के उनको एक एक करके देखते चलेंगे। दोस्तों मलेशिया की बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया का एक नेशन है। कहाँ का दोस्तों, ध्यान रखिएगा, साउथ दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया नेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें तो ये आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों मलेशिया, ठीक है। मलेशिया इसकी जो कैपिटल है दोस्तों वो कुआलालंपुर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कुआलालंपुर है। और आप देख सकते हैं इसके नॉर्थ में दोस्तों थाईलैंड है, और इसके साउथ में आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे सिंगापुर है, ठीक है, सिंगापुर इसके साउथ में। और यहाँ पे एक स्ट्रेट है दोस्तों जो सिंगापुर और इंडोनेशिया से होकर के गुजरती है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात देखिए, यहाँ पे करा कैनाल है, करा कैनाल दोस्तों जो कि थाईलैंड से होकर के गुजरेगा। एक तरीके से वैकल्पिक रूट बनाया जा रहा है दोस्तों, किसका, ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का का, ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मलेशिया। मलेशिया किन किन देशों से घिरा हुआ दोस्तों, तो आपको देख लीजिए, यहाँ पे ये है थाईलैंड से, फिर इंडोनेशिया से दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत सरकार ने मजदूरों के अधिकारों की संरक्षा हेतु
ठीक है, या फिर सुरक्षा हेतु ध्यान रखिएगा किस देश के साथ समझौता किया है, तो ये मजदूरों के अधिकारों की संरक्षा के लिए जो है भारत ने सऊदी अरब के साथ क्या किया है दोस्तों, समझौता किया है। ये चीज ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब के साथ क्या किया है, समझौता किया है। और यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे चूंकि सऊदी अरब चर्चा में, तो आइए थोड़ा सा सऊदी अरब को भी देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे सऊदी अरब दोस्तों ध्यान रखिएगा, रियाद इसकी कैपिटल है, ठीक है, रियाद क्या है दोस्तों, इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे देखिए सऊदी अरब किन किन देशों से अपनी सीमा को साझा करता है, तो यहाँ पे आप देखिए जॉर्डन से अपनी सीमा को साझा करता है, फिर इराक से अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है, यहाँ पे कुवैत से करता है, कतर से करता है, यूएई से करता है, ओमान से करता है और यमन से करता है। और ध्यान रखिएगा हुती राइवल्स काफी ज्यादा दोस्तों चर्चा में है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये यमन के ठीक है दक्षिणी प्रांत में जो है काफी चर्चा में है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए बाब अल मंदेब जो कि गल्फ ऑफ एडन को गल्फ ठीक है रेड सी से कनेक्ट करता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ ठीक है हार्मूज है जो कि ध्यान रखिएगा ओमान को अलग करता है ईरान से, और जोड़ता किससे है, गल्फ ऑफ ओमान को ठीक है पर्शियन गल्फ से क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सऊदी अरब की लोकेशन ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दोस्तों अभी हाल की बात करें 29 जनवरी को दोस्तों एक अभ्यास की शुरुआत की गई है, ठीक है, शुरू होने जा रहे नहीं मतलब शुरू हो चुका है, ठीक है, सदा तंसीक, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों, सदा तंसीक जो है किन देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है, तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच में जो है ये अभ्यास 29 जनवरी को शुरू किया गया है, जो कि 9 से लेकर के 10 फरवरी तक जो है लगभग ये चला है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, तो ये जो है कहाँ पे आयोजित किया गया, राजस्थान में, ठीक है, ध्यान रखिएगा राजस्थान में इसका आयोजन किया गया। दोस्तों जैसा कि हमने आपसे बात किया, सऊदी अरब की राजधानी क्या है दोस्तों, रियाद है, और इसकी जो करेंसी है यानी कि इसकी जो मुद्रा है वो सऊदी रियाल जो है ये इसकी करेंसी है, ठीक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इसमें नहीं पूछी जाएगी। आइए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अगले पॉइंट की, ठीक है। अगला पॉइंट है संगठन ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है। तो किस संगठन ने दोस्तों यहाँ पे प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि प्रोजेक्ट प्रयास जो लॉन्च किया गया वो अंतरराष्ट्रीय प्रवास संगठन IMO इंटरनेशनल ठीक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये जो है IMO के द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। और हर साल देखा जाए दोस्तों तो 18 दिसंबर को ध्यान रखिएगा अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और इस साल अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस की थीम क्या थी दोस्तों, यानी कि 2023 में थीम अगर बात करें तो एक्ट टुडे, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट प्रयास है दोस्तों ये किसकी जो है सहायता से, ठीक है, किसके साझेदारी में शुरू किया गया, तो विदेश मंत्रालय के साझेदारी में दोस्तों क्या किया गया, शुरू किया गया। तो भारत सरकार के, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, भारत सरकार जो कि भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ शुरू किया गया है। और अगर प्रोजेक्ट प्रयास का देखिए फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रमोटिंग रेगुलर, ठीक है, असिस्टेड माइग्रेशन फॉर यूथ एंड स्किल प्रोफेशनल, ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है इस प्रोजेक्ट का दोस्तों, ठीक है। प्रोजेक्ट प्रयास का उद्देश्य क्या है, जो भी इच्छुक भारतीय हैं, ठीक है, भारतीय प्रवासी श्रमिक हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए सुरक्षित और व्यवस्थित नियमित प्रवासन में उनका मदद करना। यह प्रोजेक्ट देखिए विदेश मंत्रालय, नीति आयोग और अन्य राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित किया जाएगा। तो जितने भी जो इच्छुक होंगे, जो भारतीय प्रवासी श्रमिक होंगे, जो छात्र होंगे, उनके लिए सुरक्षित व्यवस्थित नियमित प्रवासन में उनका मदद किया जाएगा इस प्रोजेक्ट प्रयास के तहत। और इस प्रोजेक्ट प्रयास को शुरू किया गया अंतरराष्ट्रीय प्रवास संगठन के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, उसके पहले हम ये भी बात कर लेते हैं IMO की दोस्तों स्थापना कब की गई थी, यानी कि यहाँ पे बात करें तो इसकी स्थापना दोस्तों 1951 में जो है किया गया था। तो एस्टेब्लिश कब हुआ, तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा ये किया गया था 1951 में दोस्तों। इसका जो हेडक्वार्टर है, अगर आपसे हेडक्वार्टर पूछा जाए दोस्तों तो ध्यान रखिएगा जेनेवा जो है इसका हेडक्वार्टर है। जेनेवा क्या है, स्विट्जरलैंड में है। इस समय जो है भारत, इसमें जो है मेंबर्स की बात करें दोस्तों, जो सदस्य हैं इसमें 175 है, कहीं कहीं पे 172 भी लिखा रहता है, ठीक है, एक बार करेक्ट देख लीजिएगा। और इसमें मेंबर में बात करें तो भारत भी जो है इसका सदस्य देश है। भारत भी क्या है, भारत भी सदस्य है इसका, किसका दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्रवास संगठन का, ठीक है। अगला हमारे एग्जाम से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात
किला खोजा गया है, कहाँ खोजा गया है, तो ये खोजा गया साइबेरिया। दोस्तों साइबेरिया कहाँ पे है, तो रूस में है। ठीक है, रूस में जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं साइबेरिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात जो है किला खोजा गया, लगभग 8000 साल पुराना जो है ये किला खोजा गया है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें, यह स्थल जो है जो पश्चिमी साइबेरिया है, वहां पे एक नदी है अमन्या नदी। ठीक है, उसी के किनारे ये स्थित है। तो ये जो खोजा गया है दोस्तों, ये किला किस नदी के पास जो है, अमन्या नदी। ये भी लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप ये देख सकते हैं अमन्या साइट है यहाँ पे, यहीं पे जो है ये लोकेशन खोजी गई है। और इसमें से लगभग 20 जो है यहाँ पे लगभग 20 बिखरे जो है गड्ढे घर शामिल हैं। और इन ये जो है गड्ढे, इनको 2 खंडों में विभाजित किया गया, जिसमें से पहला खंड है अमन्या 1 है और दूसरा खंड है अमन्या 2 है। ठीक है, अमन्या 3। तो ये भी ध्यान रखिएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसको स्टार कर लीजिएगा, ऐसे हिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। किसे किया गया, तो एक अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को क्या किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है अंतरराष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार दोस्तों किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है, तो फिनलैंड के द्वारा जो है यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को साथ ही साथ शेयर करते हुए रहिए। अगला पॉइंट है, चर्चा में रही गैलेफ माइंडफुलनेस सिटी परियोजना का संबंध किस देश से है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, गैलेफ माइंडफुलनेस सिटी परियोजना है दोस्तों, इसका संबंध भूटान से। ठीक है, और इसकी बात करें, इस परियोजना की जो घोषणा की गई है दोस्तों, ये भूटान के जो नरेश यानी कि जो राजा है, क्या नाम है दोस्तों भूटान के राजा का नाम, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्होंने पिछले वर्ष भारत का दौरा भी किया था। तो इनका जो नाम है वो है जिग्मे। ठीक है, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचू। ठीक है, ये जो है इनका नाम है, इनका ध्यान रखिएगा। ठीक है, वांगचुक। और अगर हम बात करें, इस परियोजना को और भी किसी नाम से जाना जाता है, तो इसे सार नाम से जाना जाता है। सार यानी कि स्पेशल, ठीक है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। ठीक है, स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव, देखिए लिखते चलिए साथ में, तो इससे जो है जल्दी क्लास जो है कवर होगी। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन, ठीक है, इस नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें दोस्तों कि यहाँ पे ये तो अब आपके लिए तो ऐसा भूटान की लोकेशन आप देख लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी, भारत का पड़ोसी देश है ये, तो भूटान की जिम्मेदारी है आपको देखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे अगला जो पॉइंट है वो देश के, ठीक है, रेकिंजस प्रायद्वीप पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ। तो किस देश पे जो है रेकिंजस प्रायद्वीप पर एक ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, तो आइलैंड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आइसलैंड जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक में जो है ये द्वीप स्थित है। आपसे भी पूछा जा सकता है भाई कि आइसलैंड किस ओशन में स्थित है, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में स्थित देश है। ठीक है, आइसलैंड, और इसकी कैपिटल देखिए रिजविक है। और यहाँ पे ही जो है एक यहाँ पे साउथ में ही आप देखेंगे, ठीक है, आइसलैंड के साउथ में देखेंगे तो रेकिंजे, ठीक है, प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है, जहां पे एक, ठीक है, ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि देश में मंकी पॉक्स की महामारी पर चेतावनी जारी की गई है। तो ये किया गया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। तो ये अफ्रीका का ये देश है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जहां पे मंकी पॉक्स बीमारी के फैलने की वजह से, ठीक है, महामारी पर चेतावनी जारी किया गया है। और मंकी पॉक्स जो है एक वायरस से होने वाली, ठीक है, बीमारी है। और इस बीमारी को पहली बार कब पाया गया था, इंसानों में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस बीमारी को पहली बार 1970 में इंसानों में पाया गया था। ठीक है, और ये किससे होने वाली बीमारी दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ये वायरस, ठीक है, मंकी पॉक्स वायरस आप देख सकते हैं, ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो एनिमल के द्वारा, और एक तरीके से मैंने ये भी बताया था कि जो मनुष्यों में फैलने वाला ये होता है, ये ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, चाहे छींक से, ठीक है, चाहे अगर कोई बबल्स है उसके माध्यम से जो है ये एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में फैलने वाला ये बीमारी है। ठीक है, और अभी हाल ही में देखिए स्वास्थ्य चेतावनी जारी की गई है, कहां पे दोस्तों, यहाँ पे। ठीक है, एक इमरजेंसी लागू किया गया पेरू में भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेरू में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, डेंगू से संबंधित, ठीक है, डेंगू से संबंधित। डेंगू बीमारी बहुत तेजी से पेरू में फैल गई है दोस्तों, जिसके कारण वहां पे इमरजेंसी लागू की गई है दोस्तों। और ये क्या था, ध्यान रखिएगा, ये अल नीनो के प्रभाव की वजह से हुआ है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों अल नीनो और ला नीनो को समझना, ठीक है, अल नीनो और ला नीनो को अच्छे से समझ लीजिए। अल नीनो के प्रभाव के कारण पेरू जो था दोस्तों, यहाँ पे लगातार भारी वर्षा हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, वहां पे समुद्र का जो तल था वो बढ़ गया, बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो गया। पानी इकट्ठा होने की वजह से उसमें मच्छर पनपने लगे और एंडीज मच्छर की वजह से जो है डेंगू फैलता है, जिस कारण से वहां पे डेंगू फैलने के कारण इमरजेंसी लागू हुई है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, साइंस से रिलेटेड डेंगू, दूसरा आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड अल नीनो ला नीनो के बारे में पढ़ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों, देश ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया है। तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी जो गार्जियन लॉन्च किया है वो किया है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है, और ये बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल है, यानी कि बहुत सारे राष्ट्रों ने मिलकर के इस सुरक्षा पहल को दोस्तों क्या किया है, शुरू किया है। और ये किसके विरुद्ध चलाया जा रहा है, जैसा कि हमने बताया अभी दोस्तों, यमन में जो हूती रेबल्स है दोस्तों, ठीक है, यमन में ध्यान रखिएगा जो हूती रेबल्स हैं उनके विरुद्ध ये चलाया जा रहा है, हूती रेबल्स के। और ये जो है, जो कि रेड सी में, ठीक है, रेड सी में ये जहाजों के ऊपर खतरा बने हुए हैं, तो उन्हीं के विरुद्ध इस अभियान को चलाया जा रहा है। और इसमें कई सारे देश ने दोस्तों क्या किया है, भाग लिया है, ठीक है। तो हूती आक्रमणकारी किस देश से संबंधित है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, यमन से संबंधित है, ठीक है। अगला है दोस्तों WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्रीय निदेशक पूनम खेत्रपाल सिंह को देश ने स्पेशल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। तो किस देश ने किया है, भूटान ने किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्षेत्रीय निदेशक है पूनम खेत्रपाल, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, और इनको जो है भूटान का नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, तूफान के कारण उत्तरी क्वींसलैंड में भीषण बाढ़ दर्ज की गई है। किस तूफान के कारण दोस्तों, जैस्पर तूफान के कारण। इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, क्योंकि ये तो पूछा ही जा सकता है कि ये जो जैस्पर तूफान था वो किस देश को प्रभावित किया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पे क्वींसलैंड है कि ऑस्ट्रेलिया कई सारे प्रांतों में विभाजित है और हर प्रांत की अपनी अपनी अलग अलग कैपिटल है। और कई बार आपसे इस कैपिटल को भी एग्जाम में पूछा गया, पीसीएस में भी पूछा गया, मैच द फॉलोइंग करके। तो यहाँ पे क्वींसलैंड, जिसकी कैपिटल दोस्तों ध्यान रखिएगा ब्रिस्बेन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी नॉर्थ क्वींसलैंड को ये जो है जैस्पर जो है तूफान ने क्या किया है, प्रभावित किया है। और यहीं पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ विश्व की सबसे बड़ी जो है, ध्यान रखिएगा, कोरल रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है, क्वींसलैंड से लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा, ये नॉर्दर्न टेरिटरी है जिसकी कैपिटल डार्विन है, ठीक है। और इसी तरह वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल दोस्तों पर्थ है। इसी तरह साउथ ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, इसकी कैपिटल ध्यान रखिएगा एडिलेड है। विक्टोरिया जिसकी कैपिटल दोस्तों ध्यान रखिएगा मेलबर्न है। और यहाँ पे आपको दिख सकता है न्यू साउथ वेल्स है, जिसकी कैपिटल दोस्तों ध्यान रखिएगा सिडनी है। और यहाँ पे कैनबरा इसकी वास्तविक कैपिटल है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की। तो ये सारे प्रांत हैं, इनको आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ध्यान रखिएगा यहां से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना। और ये चीज ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट से, देश द्वारा दुर्लभ पृथ्वी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो भाई किस देश के द्वारा ये जो रेयर अर्थ प्रोसेसिंग टेक जो है उसको जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, चीन ने क्या किया है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, ठीक है। अगला है एशियाई, पश्चिमी एशियाई राष्ट्र के सुल्तान ने भारत का दौरा किया है। तो किस पश्चिमी एशियाई देश ने किया दोस्तों, ओमान के। तो ओमान के सुल्तान है दोस्तों, जिनका तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इनका नाम हम देखें तो इनका नाम क्या है, सुल्तान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सुल्तान हैथम बिन तारिक, ठीक है, हैथम बिन तारिक जो है, जो कि ओमान के ये सुल्तान हैं, और इन्होंने हाल फिलहाल में भारत का दौरा किया है, ठीक है। तो इसलिए ये चर्चा में हो जाते हैं। ओमान की भी कैपिटल अच्छे से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारे लिए कि कोल 2023 एनालिसिस एंड फॉरकास्ट टू 2026 शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया है। किसने किया है दोस्तों, तो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा जो है ये कोल 2023 एनालिसिस
एंड फॉरकास्ट टू 26, यानी कि जो कोल की स्थिति है, जो कोयला की स्थिति है, उसकी जो है 2026 में क्या स्थिति रहेगी, तो ये इसमें जो है इस शीर्षक से रिपोर्ट को जारी किया गया अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। और इस एजेंसी में ये बताया गया है कि वैश्विक स्तर पर कोयले की जो है खपत घटने का अनुमान है कब तक दोस्तों, तो 2026 में। ध्यान रखिएगा, भले ही वैश्विक स्तर पर यहाँ पे कोयले की खपत जो है 2026 तक घटेगी, लेकिन इंडिया और चाइना की बात करें दोस्तों, इंडिया और चाइना की बात करें तो यहाँ पे कोयले की खपत क्या होगी दोस्तों, बढ़ेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इंडिया की कोल डिमांड है वो लगभग 2026 तक, ठीक है, एनुअली जो ग्रोथ 3.3% 5% के माध्यम से होगी। तो यहाँ पे चूंकि वैश्विक स्तर पर जैसे कनाडा, अमेरिका जैसे देश है, वहां पे देखा जाए तो कोल की डिमांड कम होगी, लेकिन इंडिया चाइना देशों में, ठीक है, इसकी डिमांड बढ़ेगी। तो ये पॉइंट आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए 13वें दौरे की वार्ता आयोजित की गई। कब की गई थी, 13 से लेकर के 15 दिसंबर तक, ठीक है। तो ये वार्ता जो है आयोजित की गई। नेक्स्ट है सेंट लूसिया टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलप काउंसिल, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि देखा जाए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र विकास संगठन, इन दो जो है संगठनों के द्वारा जो है सेंट लुइस टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। और इस कार्यक्रम को देखा जाए जो साझेदार प्रशासन के रूप में किस देश को चुना गया दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि इस कार्यक्रम में जो साझेदार प्रशासन के रूप में, ठीक है, साझेदार प्रशासन के रूप में किस देश को चुना गया है दोस्तों, तो भारत को चुना गया, ठीक है। किसको चुना गया, भारत को चुना गया है। और इस जो है इस कार्यक्रम को कहां लॉन्च किया गया, तो ये ध्यान रखिएगा, ये सेंट लुइस में, ठीक है, सेंट लुइस में, जो कि ये कैरेबियाई देश है। ध्यान रखिएगा, ये कैरेबियाई कंट्री है, कैरेबिया में ये कंट्री है। और यहाँ पे जो है इस सेंट लुइस में इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया। साझेदार प्रशासन देश उनका है दोस्तों भारत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है WHO ने बीमारी को अपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग, ठीक है, यानी कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज घोषित किया है। तो किस रोग को किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोमा रोग को। रोमा रोग को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा गैंग्रेनस, ठीक है, स्टोमाइटिस के नाम से जाना जाता है। और ये देखा जाए तो ये किस क्षेत्र को प्रभावित करती है बीमारी जनरली हमारे शरीर के, तो मुंह और, ठीक है, चेहरे पर। कहां पे दोस्तों, ये जो बीमारी है दोस्तों नोमा रोग, ये मुंह और चेहरे पर क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है। और जनरली देखा जाए तो ये किन किन क्षेत्रों में ज्यादातर ये बीमारी पाई जाती है, तो उप सहारा क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा, ये उप सहारा अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में, एशिया में, ठीक है, ये बीमारी हमें देखने को मिलती है एशिया में। और यहाँ पे एशिया में जैसे भारत हो गया दोस्तों, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे क्षेत्र होंगे, एशिया होंगे, एशिया प्रशांत क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है, ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी देखने को मिलता है ये बीमारी। और अमेरिका में भी देखने को ये बीमारी मिलती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इससे वंचित है, अमेरिका को भी देखने को, मध्य पूर्व में भी, यूरोप में भी ये बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो है क्षेत्र फैले हुए। और जनरली देखा जाए ये कितने वर्ष तक के बच्चों को जो है ये बीमारी प्रभावित करती है, आप यहाँ पे एक बच्चा देख रहे हैं, तो ये जनरली 2 से लेकर के जो 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं दोस्तों, उनको जो है कुपोषित बच्चों का, ये कुपोषित बच्चे होते हैं जिनपे जो है ये बीमारी प्रभावित करती है, और चेहरे और मुंह को ये ज्यादा प्रभावित करती है, ये चीज ध्यान रखेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय संगठन ने वर्ष 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैमेलिया, ठीक है, कैमलिडस वर्ष घोषित किया है। तो जो है ये देखिए इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिडस जो है डिक्लेयर किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। किस ईयर को, आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय कैमलिडस वर्ष घोषित किया गया, डिक्लेयर किया गया, तो वर्ष 2024 को किया गया है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये एक तरीके से, ठीक है, अगर हम बात करें ये जो सैम पैरा वाले, ठीक है, कैमलिडस जो है इनके प्रसिद्ध उदाहरण कौन कौन से देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊंट हो गया, ठीक है, ऊंट हो गया, और कौन से हो गए, लामा हो गया, ठीक है, ये भी कैमलिडस के एग्जाम्पल हमें देख सकते, अल्पाका हो गया, और कौन कौन से है दोस्तों, गुआनाकोस, ठीक है, गुआनाकोस हो गया। और अगर हम बात करें विकुना, ये सब क्या है दोस्तों, एक तरीके से ये सम पैरा वाले क्या है, ये अपना अनगुलेटस यानी कि कैमलिडस के प्रसिद्ध एग्जाम्पल है, फेमस एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं,
चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि किस तीसरी बार मिस्र का राष्ट्रपति चुना गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब्दुल फतह अल सीसी। देखिए आरओ एरो का एग्जाम कैंसिल तो हो गया, लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पे मिस्र से लगा हुआ, यानी कि इजराइल का एक पूछा था कि गाजा पट्टी, जहां पे देखिए इजराइल और हमास के बीच में जो है युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी वाले क्षेत्र में, और आपसे यही लोकेशन पूछा था कि गाजा पट्टी का जो है क्षेत्र किन किन क्षेत्रों से लगता है, यानी कि किन किन देशों से, इजराइल और सीरिया मिस्र से लगता है, तो ये आपसे पूछा था। तो देखिए मिस्र से भी लगता है, तो आइए चलिए मैपिंग कर लेते हैं मिस्र की। तो यहाँ पे मिस्र के जो तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं दोस्तों, अब्दुल फतह अल सीसी जो है चुने गए हैं। और ये पहली बार कब चुने गए थे वहां के राष्ट्रपति दोस्तों, तो 2014 में जो है ये चुने गए थे। और वहां पे कार्यकाल कितना होता है, तो वहां पे जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो ये देखिए मिस्र है, जिसकी कैपिटल दोस्तों क्या है, कायरो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कायरो जो कि किस नदी के किनारे है, नील नदी के किनारे है, और नील नदी को मिस्र का क्या कहा जाता है, वरदान कहा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गल्फ ऑफ, ठीक है, अकबा, और यहाँ पे गल्फ ऑफ स्वेज है, ठीक है, यही स्वेज कैनाल है जो बहुत फेमस है, ठीक है, जो जिसके लास्ट में देखिए पोर्ट साइड भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। मिस्र को किन किन देशों से अपनी सीमा साझा करता है, तो ये नॉर्थ अफ्रीका से लगा है ये देश, और ये लीबिया से, सूडान से, ठीक है, अपनी सीमा को ये साझा करता है। और अगर हम इसके सामुद्रिक सीमा देखें तो ये उत्तर साइड में, यानी कि नॉर्थ साइड से मेडिटेरेनियन सी से, और यहाँ से रेड सी से अपनी सीमा को साझा करता है। और ये देखिए सिनाई पेनिसुला है दोस्तों, ये भी मिस्र का है भाग। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इजराइल का, ठीक है, ये जो क्षेत्र है इसी में गाजा पट्टी जो आपसे एग्जाम में पूछा गया था, तो ये ध्यान रखिएगा। नाइल रिवर के भी बारे में ध्यान रखिएगा, नाइल रिवर लेक विक्टोरिया से निकलती है, ठीक है, लेक विक्टोरिया। और इसी रिवर पे आप देखेंगे तो लेक नसीर भी है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए इस रिवर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्या कर रही है दोस्तों, इस जो है लेक नसीर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा बीचों बीच से गुजर रही है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाई किस लेक से, अफ्रीका की किस लेक से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीचों बीच से गुजरती है, तो लेक ऑफ नसीर से बीचों बीच से गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है दोस्तों, किसने किया है, तो डोनाल्ड टस्क। डोनाल्ड टस्क जो है ये पोलैंड के नए जो है ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। और पोलैंड के दोस्तों राष्ट्रपति आपसे पूछा जाए तो वो कौन है, आंड्रेस डूडा, ठीक है, आप इनका भी नाम ध्यान रखिएगा, आंड्रेस, ठीक है, आंड्रेस डूडा जो है वो यहाँ के क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति हैं। और इनकी बात करें दोस्तों, ये जो डोनाल्ड टस्क हैं ये किसका स्थान लेंगे दोस्तों, तो ये मार्टियूस, ठीक है, मार्टियूस मोराविका का स्थान लेंगे, ठीक है, मार्टियूस मोराविकी का स्थान लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए भारतीय महिला उम्मीदवार चुना गया है। किसे चुना गया है, तो उमा शेखर को चुना गया है। उमा शेखर को दोस्तों इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ का गवर्निंग काउंसिल के लिए भारतीय सदस्य चुना गया है। और इन्हें देखा जाए किस स्थान पे चुना गया था दोस्तों, तो ये जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई थी ये रोम, ठीक है, रोम कहाँ है दोस्तों, इटली में है, और चुना गया। और इनका कार्यकाल दोस्तों कब से कब तक होगा, तो 2024 से लेकर के 2028 तक, ठीक है, उमा शेखर का, ठीक है, कार्यकाल होगा। तो टोटल जो है 4 वर्षों का कार्यकाल होगा। और अगर वर्तमान में देखा जाए कि वहां पे इस गवर्निंग काउंसिल का वर्तमान जो अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन, जिनका ये उमा शेखर जो है स्थान लेंगी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो ये ध्यान रखिएगा, मारिया, ठीक है, मारिया चियारा मालाकुडी का ये क्या करेंगे, स्थान लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों तथा क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय विरोधी संरचना यानी कि एससीओ रेड्स के प्रतिनिधियों के लिए व्यवहारिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कहां किया गया, नई दिल्ली में किया गया। जैसा कि आपको पता है पिछले वर्ष 2023 में भारत न सिर्फ G20 का अध्यक्ष था बल्कि एससीओ की भी अध्यक्षता उसने की थी। और यहाँ पे जो है एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन, और साथ ही साथ देखा जाए क्षेत्रीय आतंकवाद जो विरोधी संरचना उनके प्रतिनिधियों की जो संगोष्ठी की गई, मीटिंग की गई, वो नई दिल्ली में किया गया। और ये जो है इस संगोष्ठी का जो आयोजन किसके द्वारा किया गया, अगर आपसे पूछा जाए तो ये किया गया है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट के द्वारा, यानी कि राष्ट्रीय, ठीक है, सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा किया गया। और अगर आपसे इसकी थीम पूछे भाई इस संगोष्ठी का विषय क्या था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आतंकवादी, ठीक है, लिखते चलिए, आतंकवादी, अलगाववादी, ठीक है, आतंकवादी, अलगाववादी, और साथ ही साथ दोस्तों उग्रवादी, ठीक है, उग्रवादी उद्देश्यों के लिए
ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों देशों के लिए। इंटरनेट और नई सूचना प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग का मुकाबला करना। ठीक है, जो प्रौद्योगिकी है उनका जो दुरुपयोग हो रहा है, दुरुपयोग का मुकाबला करना, यही बेसिकली इसका विषय था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। और ये कौन सा था संस्करण, कौन सा था ये जो संगोष्ठी था, ये 4th, ठीक है, एडिशन था, यानी कि 4th संस्करण था। बाकी एससीओ में ध्यान रखिएगा ये सदस्य देश है। भारत और पाकिस्तान दोस्तों 2017 में इसके सदस्य बने। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2017 में इंडिया और पाकिस्तान जो है इसके सदस्य बने। और हाल फिलहाल में ईरान जो है एससीओ का सदस्य बना है। अगला है मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये है रिजुल मैनी ने जो है मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है। और यहाँ पे जो है इस प्रतियोगिता की बात करें दोस्तों तो मिस टीन इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है। अगर आपसे पूछा जाए भाई मिस टीन इंडिया, ठीक है, मिस टीन इंडिया का खिताब किसने जीता है, मिस टीन इंडिया यूएसए का खिताब, तो ये जो है दोस्तों किसने जीता अगर आपसे पूछा जाए तो ये जीता है यहाँ पे सलोनी। ठीक है, किसने जीता है, सलोनी राम मोहन ने जीता है। ठीक है, सलोनी राम मोहन ने जीता है। ठीक है, और इसमें जो है मिसेस इंडिया यूएसए अगर आप पूछे तो, ठीक है, मिसेस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है इसमें, तो स्नेहा, ठीक है, स्नेहा नाम्बियार ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023 जारी किया गया। किसके द्वारा किया गया है, तो मर्सर के द्वारा किया गया। तो भाई आपको विश्व में जितने भी क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी है कि किस सिटी में रहना अच्छी क्वालिटी माना जाएगा, तो ये मर्सर के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई कितने शहरों को शामिल किया गया इस रिपोर्ट में, तो 241 शहरों को शामिल किया गया। और अगर हम टॉप 3 सिटीज, अगर हम टॉप 2 सिटीज की बात करें, टॉप 2 सिटीज की बात करें तो यहाँ पे जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है दोस्तों वियना जो है पहले स्थान पे है। और वही बात करें सेकंड स्थान पे ज्यूरिक कहाँ है दोस्तों, तो ये स्विट्जरलैंड में है। वहीं हम लोवेस्ट की बात करें, जो लोवेस्ट जो है 2 सिटीज की बात करें तो यहाँ पे लोवेस्ट 2 सिटीज है दोस्तों, ठीक है, जिसका स्थान आता है 241। तो ये देखिए सूडान की जो कैपिटल है खार्तूम, ठीक है, ये सूडान की जो कैपिटल है खार्तूम का प्लेस आता है। और 240 स्थान की बात करें तो इराक का जो कैपिटल है दोस्तों बगदाद आता है। और वहीं हम बात करें इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो देखा जाए टोटल कितने जो है सिटीज को शामिल किया गया है इंडिया के सिटीज को, तो ये किया गया 7 सिटीज को, जिसमें टॉप की बात करें दोस्तों टॉप पे जो है वो 153 पे है। कौन है दोस्तों, तो ये तेलंगाना की जो कैपिटल है दोस्तों हैदराबाद का स्थान आता है। ठीक है, यानी कि इंडिया में टॉप की बात करें तो हैदराबाद है, लेकिन ओवरऑल रैंकिंग की बात करें तो ये 153 प्लेस पे आता है। और वही 154 प्लेस पे कौन आता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा पुणे, ठीक है, महाराष्ट्र में जो पुणे है, ठीक है, उसका स्थान जो है आता है। ठीक है, और वहीं पे हम बात करें 156 प्लेस पे कौन आता है, तो बेंगलुरु, ठीक है, कैपिटल जो है किसकी, कर्नाटक की। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है। दिल्ली की जो है राजधानी, दिल्ली के स्थान, मतलब भारत की जो राजधानी दिल्ली के स्थान पे आता है 172, ठीक है, दिल्ली। तो ये ध्यान रखिएगा टॉप सिटीज आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया के 7 शहरों को शामिल किया गया जिसमें से टॉप पे है 153 पे तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। नेक्स्ट है फ्रांस के शहर में तिरुवल्लुर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया। किस शहर में, सर्गी, ठीक है, जो सर्गी कैपिटल है दोस्तों वहां पे जो है तिरुवल्लुर की एक प्रतिमा का, जिनके आप यहाँ पे देख रहे हैं, अनावरण किया गया। किसके द्वारा किया गया है, तो हमारे जो विदेश मंत्री है दोस्तों, विदेश मंत्री कौन है, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, ठीक है, एस जयशंकर, ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर जो है इनके द्वारा इसका अनावरण किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे कि सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया गया। किसके द्वारा किया गया, WHO के द्वारा किया गया। WHO को हमने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। 7 अप्रैल को जो है 1948 को WHO की स्थापना की गई, इसीलिए 7 अप्रैल को हम हर साल क्या मनाते हैं दोस्तों,
ये जो है वर्ल्ड हेल्थ डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे देखिए ये जो रिपोर्ट जारी किया गया सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट, तो इसमें जो है दोस्तों 2010 से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2010 से 2021 के मध्य की बात की गई है कि यहाँ पे जो है सड़क यातायात में होने वाली जो मौत हुई है, ठीक है, वो कितनी प्रतिशत दर्ज की गई या फिर कमी दर्ज किया गया है, ठीक है, कमी दर्ज जो की गई है वो 5% दर्ज किया गया है। और वहीं हम बात करें 2010 में जो है दोस्तों विश्व में कितनी मौतें दर्ज की गई थी सड़क दुर्घटना के दौरान, तो 2.5 मिलियन जो है डेड यहाँ पे रजिस्टर किया गया था। और ये मौतें अगर हम 2021 की बात करें कि यहाँ पे जो एक्सीडेंट के कारण कितनी जो है डेड हुए थे 2021 में, तो 1.19 मिलियन लोग जो है डेड हुए थे, ठीक है। भारत की बात करें, वर्ल्ड का था, भारत में बात करें दोस्तों 2021 की बात करें तो यहाँ पे जो है 1.34 जो है लाख लोग क्या हुए थे, डेड हुए थे, मौत दर्ज की गई थी भारत में, ठीक है, वर्ष 2010 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 2010 में। और यहाँ पे क्या 2021 में इसमें कमी आई थी, तो नहीं, यहाँ पे मौतें जो है बढ़ गई थी, क्योंकि 2010 में 1.34 लाख था, तो 1.54, ठीक है, लाख जो है यहाँ पे मौतें दर्ज की गई थी। अगला है भारत के अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन ऑल सम्मान से पुरस्कृत किया गया, कितने भारतीयों को, 3 जो है भारतीयों को ये पुरस्कार दोस्तों जो दिया गया है, ये जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमा, ठीक है, रानिल विक्रमा संघे के द्वारा, ठीक है, विक्रमा सिंघे के द्वारा जो है ये प्रदान किया गया है। और ये जो है श्रीलंका के गोल्डन ऑल सम्मान से सम्मानित जो 3 बार जो है पुरस्कार दिए गए हैं, विंग कमांडर सुमित महाजन को दिया गया है, मोहित मेजर को दिया गया है, मेजर रोहित को दिया गया है, और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को, ये 3 पुरस्कार जो 3 लोगों को ये पुरस्कार सम्मानित किया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है, देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा की आवश्यकता को खत्म करने का निर्णय लिया है दोस्तों, किस देश ने, तो ईरान ने, ठीक है, दिसंबर 2023 की बात है। तो ईरान ने भाई जो वहां पे जो भारतीय पर्यटक अभी जो है जाएंगे कहाँ, ईरान में जाएंगे, तो उनको वीजा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और मैंने आपको फर्स्ट दिन जो हमने क्लास लिया था उसमें आपको वीजा और पासपोर्ट के डिफरेंस के बारे में बताया था, तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं किया है और जो जानना चाहते हैं वीजा पासपोर्ट में क्या डिफरेंस है, वो इस क्लास को देख ले, पता चल जाएगा। तो ईरान ने दोस्तों क्या किया है कि अब वीजा की आवश्यकता को खत्म कर दिया भारतीय पर्यटकों के लिए। और यहाँ पे बात करें अब कितने देश शामिल है, भारत सहित अब कितने देशों को ये वीजा मुक्त करेगा, तो 33 देशों को किया है, ठीक है। ईरान की दोस्तों आप यहाँ पे देखिए ईरान है, और आप देख सकते हैं ईरान, अब भी इसकी लोकेशन, ईरान की कैपिटल दोस्तों क्या है, तेहरान है इसकी कैपिटल। और यहाँ पे देखिए ईरान किससे किससे अपनी सीमा को साझा कर रहा है, तो ईरान जो है इराक से, तुर्की से, अजरबैजान से, अर्मेनिया से, ठीक है, अजरबैजान से अपनी सीमा को साझा करता है, तुर्कमेनिस्तान से, अफगानिस्तान से और पाकिस्तान से। वहीं इसकी सामुद्रिक सीमा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ है और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, और यहाँ पे हार्मुज स्ट्रेट है। हार्मुज स्ट्रेट दोस्तों ओमान को गल्फ ऑफ ईरान से अलग करता है, माफ करिएगा, ईरान को जो है ओमान को ईरान से कनेक्ट करता है, जो अलग करता है, और पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से अलग करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक और समुद्रिक सीमा है, विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो कि कैस्पियन सागर है, वो भी ईरान से अपनी सीमा को साझा करती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे लिए, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश बन गया दोस्तों, कौन बन गया है, ये म्यांमार बन गया। और म्यांमार ने दोस्तों किसको पीछे कर दिया है, तो अफगानिस्तान को। पहले अफगानिस्तान जो था ये अफीम का शीर्ष उत्पादक देश था, लेकिन अब अफगानिस्तान को पीछे छोड़ते हुए म्यांमार जो है वो अफीम का शीर्ष उत्पादक देश बन गया है, किसके अनुसार, ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि यहाँ पे म्यांमार की कैपिटल क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा नापीथो जो है इसकी कैपिटल है, जो कि इरावदी जो है रिवर के, ठीक है, साइड पर है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे म्यांमार जो कि भारत का पड़ोसी देश है। और भारत के पड़ोसी जो है, भारत के कौन कौन से राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो नॉर्थ ईस्ट के जो देश है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है जिसमें से हम बात करते हैं सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की, फिर नागालैंड की, फिर मिजोरम की, फिर यहाँ पे देखिए मणिपुर से ये अपनी सीमा को साझा करता है। और कौन कौन से देश है इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा और किससे है, तो यहाँ पे चाइना से है, फिर लाओस से, थाईलैंड से है, ये अपनी सीमा को साझा करता है। सामुद्रिक सीमा की बात करें तो अंडमान सी से अपनी सीमा को साझा करता है, ठीक है। यहाँ पे अंडमान सी है, बे ऑफ बंगाल से इसकी सीमा लगती है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, साहित्य अकादमी ने कितने भारतीय भाषाओं के, ठीक है, साहित्य अकादमी ने कितने भारतीय भाषाओं
में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की है। तो 24 भारतीय भाषाओं में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा की है, ठीक है, साहित्य अकादमी ने। इसमें से इंपॉर्टेंट देखिए 2-3 भाषाओं का हो जाता है कि 2-3 भाषाओं में किनको किसको, जिसमें से देखिए इंग्लिश की बात करें दोस्तों तो इंग्लिश का भी आप ध्यान रखिएगा किसको दिया गया है दोस्तों, इंग्लिश का दिया गया है ये नीलम शरण गौड़ को दिया गया है, ठीक है, नीलम शरण गौड़ को जो है ये प्रदान किया गया है। उनकी कौन सी उपन्यास थी तो ये ध्यान रखिएगा रेक्यूम, ठीक है, इन रागा जानकी, ठीक है, रेक्यूम इन रागा जानकी से प्रदान किया गया। वही हिंदी की बात करें दोस्तों, हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है दोस्तों इसके लिए जो है संजीव को दिया गया है। संजीव की कौन सी उपन्यास थी दोस्तों, मुझे पहचानो, कौन सी उपन्यास थी तो ये है मुझे पहचानो, ठीक है, मुझे पहचानो, ठीक है। और इंपॉर्टेंट एक और हो जाता है दोस्तों उर्दू भाषा के लिए, उर्दू के लिए किसे दिया गया है तो उर्दू के लिए दोस्तों जो दिया गया है वो ध्यान रखिएगा सादिका, ठीक है, सादिका नवाब शहर को दिया गया है। उनके किस उपन्यास के लिए दोस्तों तो ये ध्यान रखिएगा इनकी राजदेव की अमराई, ठीक है, कौन सी उपन्यास है तो ये राजदेव की अमराई को दिया गया है, ठीक है, अमराई को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट है डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हो गया है। वो कौन थी तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष थी। तो इनका जो कार्यकाल था दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में बात करें तो ये 1995 से लेकर के, ठीक है, 1995 से लेकर के 1998 तक इन्होंने, ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अब आपकी जिम्मेदारी दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित क्या करना, इसके स्टैटिक्स पोर्शन को पढ़ना, पॉलिटी की बुक खोलिए और राष्ट्रीय महिला आयोग से संबंधित देख लीजिए क्या एक संवैधानिक निकाय या फिर गैर संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है, इसकी स्थापना कब की गई, संविधान में अगर शामिल किया गया है तो किस अनुच्छेद के तहत किया गया, ये सारी चीजें आपकी जिम्मेदारी है देखना। और वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष कौन है ये कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ठीक है। चलिए थोड़ा क्विक देखते हैं चीजों को, जल्दी जल्दी देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ डेमोक्रेसी इन रिट्रीट रिविजिटिंग द एंड ऑफ पावर। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, अश्विनी कुमार है। तो ऐसी बुकों को जो है पूछा जाता है जो आपके एग्जाम में चर्चा में रहती है, ठीक है। अगला है ग्रामीण विकास हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए 45वां जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पश्चिम बंगाल के हैं दोस्तों, ठीक है, कौन, डॉक्टर राम लक्ष्मी दत्ता। इनको जो है 45वां जामलल्ला बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने किस क्षेत्र में योगदान दिया तो ग्रामीण विकास के लिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए जो इन्होंने योगदान दिया उसके लिए यह पुरस्कार उनको क्या किया गया, प्रदान किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कारागार और सुधार सेवाओं के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है दोस्तों, किसने किया है तो ये ध्यान रखिएगा कारागार और सुधार सेवाओं के महानिदेशक जो बने, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये महेश्वर दयाल को जो है इन्होंने ये कार्य जो है इन्हें इस पद पर जो है बैठाया गया। अगला है वीर बाल पुरस्कार जो है, वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, 26 दिसंबर को मनाया जाता है वीर बाल दिवस। और ये दिवस किसकी स्मृति में बनाया जाता है दोस्तों तो गुरु गोविंद सिंह के जो पुत्र थे दोस्तों, ध्यान रखिएगा जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनके जो पुत्र थे दोस्तों जिनका नाम था, ठीक है, जोरावर सिंह, ठीक है, जोरावर सिंह। और साथ ही साथ दोस्तों हम बात करें तो फतेह सिंह, ठीक है, फतेह सिंह, ठीक है, इनकी स्मृति में जो है यह दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट से पशु स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया था, पशु स्वास्थ्य, ठीक है, यानी कि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे ये नई दिल्ली में जो है पशु स्वास्थ्य सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया था वो केंद्रीय मंत्री हैं दोस्तों जिनका नाम है एक पुरुषोत्तम, ठीक है, क्या था, पुरुषोत्तम रूपाला जो थे उनके द्वारा इस पुरस्कार को सम्मानित किया गया। और इस पुरस्कार का जो आयोजन किया गया था ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए रीजनल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक, यानी कि हम बात करें तो पशुपालन डेयरी विभाग और इंडिया इम्यूनाइजेशन लिमिटेड के द्वारा जो है इस पुरस्कार का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। नेक्स्ट बुक का नाम है इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग फॉर इंक्यूबेशन अराउंड द वर्ल्ड पुस्तक। इसके लेखक कौन है, प्रोफेसर मोहन कुमार जो है ये इसके लेखक हैं। इस पुरस्कार को जो लॉन्च किया गया दोस्तों वो विदेश मंत्री हैं, विदेश मंत्री हमारे कौन है दोस्तों, एस जयशंकर, उनके द्वारा इस पुरस्कार को लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इनकी अगर हम बात करें मोहन कुमार की कुछ और भी प्रसिद्ध जो है बुक है तो ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे नेगोशिएशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेगोशिएशन, ठीक है, नेगोशिएशन डायनेमिक्स, ठीक है, नेगोशिएशन डायनेमिक्स ऑफ द
WTO, ठीक है, ये इनकी बुक है। चलिए अगला है दोस्तों पॉइंट है कुवैत के शासक जिनका भी 86 आयु की जो है उम्र में यानी वर्ष की अवस्था में इनका निधन हो गया। इनका नाम क्या था? तो ये कुवैत के शासक थे जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इनका नाम है शेख नवाब अल अहमद अल सबा जो है, इनका जो है निधन हो गया। और ये भारत द्वारा जो है इनके सम्मान में जो है एक दिन का, ठीक है, जब इनका निधन हुआ था तो भारत सरकार के द्वारा एक दिन के लिए जो है राजकीय अवकाश की घोषणा की गई थी, ठीक है, इनके सम्मान में। और जब इनकी मृत्यु हुई दोस्तों तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कुवैत के नए शासक कौन बने हैं दोस्तों, ठीक है। कुवैत के जो नए शासक या फिर अमीर बने हैं उनका नाम है दोस्तों शेख मैशाल, ठीक है, शेख मैशाल अल अहमद अल जबर अल सबा, ठीक है। ये इनका जो है ये कुवैत के नए जो है क्या बने हैं, ठीक है, नए शासक, नए अमीर बने। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है भारत में इजराइल का नया राजदूत नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये किया गया है रुवेन अजार को किया गया, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये कुवैत में नए जो है क्या बने हैं दोस्तों, ये भारत में जो है इजराइल के नए राजदूत बने। साथ ही साथ दोस्तों ये जो नए राजदूत बने हैं ये इजराइल के अनिवासी राजदूत हैं और ये किन देशों में जो है इजराइल के अनिवासी राजदूत के रूप में कार्य करेंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये श्रीलंका और भूटान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये श्रीलंका और साथ ही साथ दोस्तों भूटान में, ठीक है, अनिवासी राजदूत के रूप में भी ये कार्य करेंगे। नेक्स्ट है तीसरे यानी कि पंडित गोविंद पिल्लई स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरुंधति राय को जो है किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तीसरे जो है माफ करिएगा अरुंधति राय, ठीक है, ये गलत लिखा है, अरुंधति राय को जो है यहाँ पे, ठीक है, अरुंधति राय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राइटर है, लेखिका है अरुंधति राय और इनको जो है तीसरे, ठीक है, गोविंद पिल्लई स्मारक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों अप्रवासी माफ करिएगा अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे सेलिब्रेट किया गया। कब से किया गया? तो ये किया गया 18, ठीक है, दिसंबर को जो है मनाया गया। और इस दिवस का विषय क्या था दोस्तों, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, एक्ट टुडे, ठीक है, इस दिवस का जो है विषय था एक्ट टुडे जो है इसका विषय था। और पहली बार जो है ये दिवस दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए पहली बार जो है अप्रवासी दिवस, जो पहला अप्रवासी दिवस था, पहली बार कब मनाया गया, तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो 18 दिसंबर, ठीक है, 18 दिसंबर 2000 को। आज तक ये अब जो कि एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि भाई पहली बार ये दिवस कब मनाया गया, तो 18 दिसंबर 2000 को पहली बार ये दिवस मनाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों सेक्स वर्कर्स के खिलाफ हिंसा समाप्त करने का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया गया। कब मनाया गया, तो ये 17 दिसंबर को जो है सेक्स वर्कर यानी कि इंटरनेशनल डे टू एंड वायलेंस अगेंस्ट सेक्स वर्कर, ये देखिए 17 दिसंबर को मनाया जाता है। और यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था दोस्तों, अगर आपसे पहली बार पूछ दे तो पहली बार जो है यह दिवस मनाया गया था 2003 में, पहली बार यह दिवस मनाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 18 दिसंबर को जो है वर्ल्ड अरबिक लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार की इसकी थीम की बात करें, विषय की बात करें, अगर आपसे पूछ दे भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कर लीजिएगा। इसकी थीम क्या थी दोस्तों, विषय जो देखा जाए तो विषय अगर बात करें तो ये क्या है दोस्तों, विषय की बात करें तो अरबिक, ठीक है, अरबिक द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री एंड, ठीक है, आर्ट्स, ये इसकी क्या थी, विषय थी, ठीक है। पहली बार कब ये दिवस मनाया गया, अगर आपसे पूछा जाए पहली बार कब मनाया गया दिवस, ये मनाया गया 2012 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत में अल्पसंख्यक अधिकार दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइनॉरिटी, ठीक है, माइनॉरिटी राइट डे कब मनाया गया, तो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। और ये दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा मनाया जाता है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के द्वारा जो है यह दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, अगर आपसे पूछ दे भाई, ठीक है, इकबाल सिंह, ठीक है, लालपुरा, ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और यहाँ पे जो है इसी के तहत इस अवसर पर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी दिया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा दिया जाता है? बी के द्वारा, यानी कि यहाँ पे ब्यूरो ऑफ, ठीक है, एनर्जी डिफिशिएंसी, यानी कि ध्यान रखिएगा ऊर्जा दक्षता, ठीक है, कौन है यहाँ पे? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा जो है यहाँ पे पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और ये ऊर्जा दक्षता ब्यूरो किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का गठन दोस्तों कब किया गया था? अगर इसके गठन की देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गठन की बात करें तो ये किया गया था दोस्तों, तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, ध्यान रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम था दोस्तों, अधिनियम 2001 में आया था, ठीक है। कब आया था? 2001 में। उसी के तहत जो है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी, ठीक है। और कब किया गया था? किस वर्ष किया गया था? अगर आपसे वर्ष पूछे तो ये भी ध्यान रखिएगा, 1 मार्च 2002 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। किस अधिनियम की किया गया था? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत किया गया था। अगर हम पूछे भाई वी का इस समय महानिदेशक कौन है? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ। महानिदेशक की बात करें दोस्तों तो ये है अभय बाकरे, ठीक है, अभय बाकरे जो है इस समय इसके महानिदेशक हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लोगों ने देखा। तो इस तरीके से जितने भी फैक्ट्स थे, वन लाइनर फैक्ट्स, उनको हम लोगों ने देख लिया। आइए कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजों की बात कर लेते हैं। जैसे कि गुजरात में स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया गया, तो ये अमित शाह जी के द्वारा किया गया। अमित शाह जी दोस्तों कौन है? गृह मंत्री, ठीक है, गृह मंत्री जो है दोस्तों अमित शाह, उनके द्वारा जो है गुजरात में, ध्यान रखिएगा, गुजरात में भी कहा दोस्तों कलोल में, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गुजरात के ये कलोल का है, तो गुजरात की जो राजधानी दोस्तों वहां पे है, ठीक है, यानी कि गांधीनगर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, गांधीनगर में कलोल है। और कलोल में ही श्री स्वामी नारायण विश्व मंगलम गुरुकुल में स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किया गया। तो बस आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई स्वामी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन जो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया, कहाँ किया गया? तो गुजरात के गांधीनगर के कलोल में किया गया है। बस अगला पॉइंट है दोस्तों, ये भी हम बात करें तो नेशनल साइंस डे मनाते हैं, ये 28 फरवरी को मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो हर साल दोस्तों भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और ये किसकी जो है ये स्मृति में मनाया जाता है? तो डॉक्टर श्री रमन, जो भारत के महान वैज्ञानिक थे दोस्तों, डॉक्टर सीवी रमन, उन्हीं ने जो कि रमन प्रभाव की खोज किया था, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, इन्हीं की स्मृति में हर साल दोस्तों ध्यान रखिएगा नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ पे कि सीवी रमन के इनके क्विज कार्यों के लिए, तो इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज किया था दोस्तों। और इस रमन इफेक्ट की खोज के लिए इनको 1930 में, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था। और इस वर्ष की थीम की बात करें दोस्तों नोबेल पुरस्कार यहाँ पे साइंस डे की, तो विकसित भारत के लिए भारतीय स्वदेशी प्रौद्योगिकी, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत, ठीक है, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट पॉइंट है थाईलैंड में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष की स्थापना की गई। तो भगवान बुद्ध के जो पवित्र अवशेष थे, ठीक है, उसकी स्थापना थाईलैंड में किया गया। तो भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष 2 शिष्यों के अवशेषों के साथ भारत से आए और अब सार्वजनिक सम्मान के लिए बैंकॉक में, जो कि थाईलैंड की कैपिटल है, बैंकॉक के सनम लुआंग में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई हाल फिलहाल में जो सनम लुआंग है वो किस कारण से चर्चा में था? तो ये सनम लुआंग जो है ये थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक में है। और यहीं पे दोस्तों भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष को स्थापित किया गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार कर लीजिएगा भाई। दक्षिण कोरिया में प्रजनन दर शून्य स्तर पर, एक तरफ तो कहीं पे कोई देश प्रजनन दर से जूझ रहा है, बहुत सारी आबादी बढ़ती जा रही, एक तरफ ऋणात्मक प्रजनन दर होने के कारण कोई देश जूझ रहे हैं। इसमें से दक्षिण कोरिया में देखा जाए प्रजनन दर जो है न्यूनतम स्तर पे पहुंच गया है 2023 में। और वहां की जो एक तरीके से फर्टिलिटी रेट है साउथ कोरिया की, वो 2023 में गिर करके 0.72 हो गई है। यानी कि वहां पे जनसांख्यिकी चुनौतियां बढ़ गई, यानी कि एक तरीके से कुछ कामों के लिए जितने व्यक्तियों की आवश्यकता होती है उतने भी व्यक्ति साउथ कोरिया में उपलब्ध नहीं होंगे, जिस कारण से वहां पे जनसांख्यिकीय चुनौतियां उपलब्ध हो गई हैं, ठीक है, चुनौतियां बढ़ गई हैं। यहाँ पे अनुमान ये लगाया गया, दक्षिण कोरिया ने अनुमान लगाया है कि 2014 में, माफ करिएगा 2024 में, यानी कि इस साल इसकी प्रजनन दर और घट जाएगी, 0.27 से घट करके कितनी हो जाएगी? 0.68 हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो सियोल, दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो सियोल है। और यहाँ पे देश की आवाज
लगभग जो है सबसे अधिक है, और पिछले वर्ष सबसे कम प्रजनन दर यही की रही है भाई, जो साउथ कोरिया की कैपिटल है वहां की प्रजनन दर की बात किया जाए तो 0.55 है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन सा देश जो है वर्तमान में न्यूनतम प्रजनन दर के चुनौतियों का सामना कर रहा है, तो ये है दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। अगर हम बात करें विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है, तो प्रति माह लगभग 7 बच्चों की, ठीक है, प्रजनन दर के साथ जो है प्रति महिला लगभग, मतलब हर महिला से लगभग 7 बच्चों की प्रजनन दर के साथ नाइजीरिया जो है दुनिया का सबसे अधिक प्रजनन वाला देश है। इसके बाद जो है माली का स्थान आता है, ये सब अफ्रीका के देश है। वहीं भारत की प्रजनन दर की बात करें तो 2024 में भारत की जो प्रजनन दर होगी वो 2.122 प्रजनन दर जो है प्रति महिला, यानी कि लगभग 2 बच्चे जो होंगे ये प्रति महिला के हिसाब से होंगे, ठीक है, ये भारत की है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनाइटेड किंगडम ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया है दोस्तों, किसे किया है, तो ये देखिए भारती इंटरप्राइजेस के जो फाउंडर है, जो चेयरपर्सन है सुनील भारती मित्तल, ठीक है, एयरटेल के सिम यूज करते होंगे आप लोग, उनके जो फाउंडर है भारतीय सुनील मित्तल को, इनको जो है यूनाइटेड किंगडम के नाइटहुड की मानद उपाधि जो है प्रदान किया गया। अब आपको यहाँ पे पढ़ना है स्टैटिक्स पोर्शन में, पॉलिटी खोलेंगे बुक, वहां पे आप फंडामेंटल राइट के बारे में जाएंगे और वहां पे आपको पढ़ना है आर्टिकल, ठीक है, 18, ये पढ़ लीजिएगा। और आपको देखना होगा कि भाई उपाधियां क्या होती हैं, रैंक क्या होती हैं, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो भारतीय इंटरप्राइजेस के जो फाउंडर हैं, जो चेयरपर्सन है डॉक्टर सुनील भारती मित्तल, इनको जो है भारत ब्रिटेन के संबंधों को जो इन्होंने बढ़ाने का कार्य किया है, उसके लिए इनको जो है ब्रिटेन के नाइटहुड के, ठीक है, मानद उपाधि प्रदान किया गया है। देखिए नाइटहुड का जो है मानद उपाधि प्रदान जो किया गया था, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी किया गया था 1915 में, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए इन्होंने जब 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो है वापस कर दिया था। जिसको भी नाइटहुड की उपाधि प्रदान की जाती थी उनके आगे सर लगता है, ठीक है। अभी भी देखिए ब्रिटेन में बहुत सारे सर से जो है नामों का उच्चारण किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में ये चीज है, लेकिन भारत में चूंकि संविधान के अनुसार हम कोई भी उपाधि को धारण नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे इनके नाम के आगे सर नहीं लगेगा। तो इसको मजबूत करने के लिए यूनाइटेड सरकार ने जो है इनको नाइटहुड की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। किंग्स चार्ल्स जो है इस समय वहां के किंग हैं, तृतीय, इन्होंने भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सुनील भारती मित्तल को इस सम्मान से सम्मानित किया है। इनकी उम्र देखिए इस समय 66 वर्ष के हैं सुनील भारती मित्तल, और ये नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंस ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित होने वाले ये पहले भारतीय नागरिक भी बन गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो नाइट कमांडर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने दोस्तों, ये बने हैं यहाँ पे सुनील भारती मित्तल, स्टार कर लीजिएगा। और अगर नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने शांति का भी पुरस्कार, ये पहले भारतीय थे जिनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में, ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार। और इनको कौन सा था, साहित्य, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था, गीतांजलि के लिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थे, और हमने बहुत सारी पॉइंट को देखा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसी तरीके से हम लगभग जो है डेली 50 से 60 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और इस तरीके से आपका एग्जाम आते आते बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। साथ ही साथ नोट्स बनाते हुए चलिए, रिविजन करते हुए चलिए। मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ कि यहाँ से संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसको गलत करके नहीं आएंगे। इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए, रेगुलर जो है सेशन को फॉलो करिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।